गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं के प्रथम अध्याय बहुपद का अध्ययन करेंगे। बहुपद में हम शेषफल प्रमेय की सहायता से बहुपदों का भाग कर शेषफल ज्ञात करेंगे। पिछली क्लास में हमने बहुपदों का भाग करना सीखा था। जिस विधि से भाग किए उसे दीर्घ भाजन विधि कहते हैं। और आज हमें शेषफल प्रमेय की सहायता से बहुपदों को भाग करना है। तो आइए हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या है। यदि f(x) एक बहुपद है और f(x) को x-1 से भाग दिया जाए तो शेषफल fa प्राप्त होगा। इसमें क्या है, यदि f(x) एक बहुपद है जिसको किससे भाग कर रहे हैं, x-a से। x-a से यदि हम भाग करते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, fa प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए ये क्या है, -a है। तो जब हमको शेषफल प्राप्त करना रहेगा तो बहुपद में x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, a रखना पड़ेगा। -a है इसलिए +a रखना है, और यदि +a रहता तो -a रखना है। आइए हम प्रश्नावली 2 के प्रश्नों को हल करके इसे और अच्छी तरह से समझ लें। प्रश्नावली 2 में प्रथम प्रश्न है, यदि px = x³ + 3x² - 5x + 8 को निम्नलिखित से भाग करे तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है जिससे हमको इस बहुपद को भाग करना है। किससे भाग करना है, x+1 से भाग करना है। तो हम यहाँ प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न है px = x³ + 3x² - 5x + 8, और जिससे भाग करना है वह क्या है, भाजक है। भाजक को हम किससे दर्शा लेते हैं, gx। ये क्या है, जिसको भाग देना है वह क्या है, भाज्य है, और gx क्या है, एक भाजक है। gx दिया हुआ है x+1। अब हमको शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करना है। यहाँ ध्यान दीजिए, हमने जो शेषफल पढ़ा था उसमें क्या है कि -a था, तो हमने क्या ज्ञात किया है, fa, और यहाँ पे क्या है, +1 है। इसलिए जब हम शेषफल ज्ञात करेंगे तो शेषफल में हमको क्या लिखना है, यहाँ p है इसलिए हम क्या लिखेंगे, p बहुपद लिखेंगे, p-1, क्योंकि यहाँ पे +1 है इसलिए हम क्या लिखेंगे, -1। अब px वाले बहुपद में जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर हमको क्या रखना है, -1 रखना है। तो हम यहाँ -1 रखते हैं x के स्थान पर। तो -1³ + 3 - 1² - 5 - 1 + 8। हमने क्या किया, जहाँ पर x था उसके स्थान पर -1 रखा है। इसको आगे हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि माइनस की घात विषम संख्या है या सम संख्या है। यदि माइनस की घात विषम संख्या है तो माइनस ही आएगा। यहाँ 3 क्या है, एक विषम संख्या है, इसलिए क्या आएगा, माइनस आएगा। और 1 का 3 बार गुना करेंगे, 3 से गुना नहीं करना है, 3 बार करना है। 1 × 1 × 1 करना है, तो हमको क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। +3। फिर यहाँ सबसे पहले हमको ये देखना है कि माइनस की घात क्या है, सम संख्या है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और 1 का 2 बार गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट है, इसका मतलब ये कि हमको इन दोनों को गुना करना है। तो जब माइनस और माइनस का गुना होता है तो क्या प्राप्त होता है, प्लस, और 5 × 5 + 8। और हल करते हैं इसको, -1 फिर से गुना करते हैं तो +3 + 5 और +8। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जितने भी प्लस वाली संख्या है उनको जोड़ लेते हो। तो ये तीनों प्लस में है, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 और 5 8, 8 और 8 16 प्राप्त होगा। अब ये दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग है इसलिए दोनों घटेगा। जब घटेगा तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 15। तो इस प्रकार से शेषफल प्रमेय की सहायता से हमें शेषफल ज्ञात करना है। यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 15। आइए हम एक और प्रश्न ले लेते हैं। हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। इसमें भाज्य px = x³ + 3x² - 5x + 8, और भाजक प्रश्न दिया हुआ है। भाजक को हम दर्शा लेते हैं gx से, और gx दिया हुआ है x - 4। अब हमको यहाँ शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल में हम क्या ज्ञात करेंगे, शेषफल
p और x के स्थान पर क्या रखना है, यहाँ -4 है इसलिए हमको इसका अपोजिट चिन्ह क्या रखना है, +4 रखना है। तो अब px में जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर क्या रखना है, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 क्यूब प्लस 3 4 स्क्वायर माइनस 5 4 प्लस 8। इसको हल कर लेते हैं। 4 का 3 बार गुना करेंगे, 4 का 3 बार गुना करना है, 3 से गुना नहीं करना है। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, कितना प्राप्त हुआ, 64 प्राप्त हुआ। प्लस 3, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, माइनस इसको गुना करेंगे, 5 चौक 20 प्राप्त होगा, प्लस 8। 64 प्लस गुना करते हैं 16, तो ये कितना होता है, 48, माइनस 20 प्लस 8। अब हम क्या करेंगे, जितने भी प्लस वाली संख्या है उसको जोड़ते हैं, फिर माइनस के साथ में घटा देंगे। तो 64, 48 और 8 को जोड़ना है हमको। तो 8 और 8 कितना हुआ, 16, 16 और 4 कितना हुआ, 20, 20 का 0 हासिल कितना आया, 2। तो 4 और 2 6, 6 और 6 कितना हुआ, 12, माइनस 20। तो 120 में 20 को जब घटाएंगे कितना प्राप्त होगा, 100। तो इस प्रकार से हमें शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करना है। आइए अब हम ये पढ़ते हैं कि जो भाजक है वह भाज्य का एक गुणनखंड है कि नहीं। यह हम शेषफल प्रमेय की सहायता से ज्ञात करेंगे। यदि शेषफल 0 आता है तो हम कहेंगे कि gx px का एक गुणनखंड है, और यदि शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता तो हम कहेंगे कि gx px का एक गुणनखंड नहीं है। तो हम एक प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्नावली 2 के दूसरे प्रश्न का पहला है gx इक्वल टू x माइनस 3 और px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। यहाँ पे क्या है, gx एक भाजक है और px एक क्या है, भाज्य है। तो हमको ये बताना है कि क्या भाजक भाज्य का एक गुणनखंड है। यदि हम शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करते हैं और शेषफल 0 आ गया तो हम कहेंगे कि यह एक gx px का एक गुणनखंड है, और यदि 0 प्राप्त नहीं होता है तो gx px का एक गुणनखंड नहीं है। तो हम शेषफल प्रमेय की सहायता से जैसे पहले हल किए हैं वैसे ही हल कर लेते हैं। शेषफल क्या प्राप्त होगा शेषफल क्या प्राप्त होगा, यह -3 है तो हमको क्या लेना है, 3। तो px में जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर हमको क्या रखना है, 3 रखना है। तो हम रखेंगे 3 क्यूब माइनस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का 3 बार गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होता है, 27 प्राप्त होगा। माइनस 4 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, प्लस इन दोनों को जोड़ सकते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 9। 27 माइनस गुना कर देते हैं, 4 नियम 36 प्लस 9। इसमें क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो प्लस है उनको जोड़ लेते हैं। तो ये 27 और 9 दोनों प्लस में है, दोनों जुड़ेगा, कितना प्राप्त हो जाएगा, 36 प्राप्त होगा, और माइनस 36। तो जब हम 36 और 36 को घटाएंगे कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त हो गया। हमको शेषफल क्या प्राप्त हो गया, 0। इसलिए हम कह सकते हैं कि gx मतलब भाजक, px मतलब भाज्य का एक गुणनखंड है, और यदि 0 प्राप्त नहीं होता तो गुणनखंड नहीं है लिखते। आइए हम प्रश्नावली के एक और प्रश्न ले लेते हैं जिसमें gx इक्वल टू दिया है x प्लस 1 और px इक्वल टू दिया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। हम उसी प्रकार से शेषफल ज्ञात करेंगे जैसे पहले ज्ञात किए हैं। तो शेषफल इक्वल टू p, x की जगह में क्या रखेंगे, यहाँ देखिए भाजक जो gx है उसमें x प्लस 1 दिया है, प्लस 1 दिया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो px में जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर हमको क्या रखना है, -1 रखना है। तो 2 माइनस 1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1। इसको आगे हल कर लेते हैं। 2
माइनस की घात विषम संख्या इसलिए माइनस प्राप्त होगा और 1 का 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। प्लस माइनस की घात सम संख्या इसलिए प्लस प्राप्त होगा और 1 का 2 बार गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। माइनस माइनस प्लस और गुना करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 1 गुना करेंगे -2 प्राप्त होगा प्लस 1, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना प्राप्त हुआ 3। अब इसको हम प्लस वाली संख्याओं को पहले जोड़ लेते हैं फिर घटा लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा। 4 और 2 को घटाएंगे तो 2 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से शेषफल 0 नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि gx px का एक गुणनखंड नहीं है। आइए अब हम प्रश्नावली 2 के प्रश्न 3 को हल करें। प्रश्न 3 क्या है, निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि gx px का एक गुणनखंड हो। तो हम पहला प्रश्न ले लेते हैं, gx इक्वल टू एक्स प्लस 1 px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 2। तो हम प्रश्न लिख लेते हैं। पहला प्रश्न है gx इक्वल टू एक्स प्लस 1 और px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 2। यहाँ पे प्रश्न ये है कि gx px का गुणनखंड है। gx px का गुणनखंड है और हमने गुणनखंड पहले पढ़ लिया है जिसमें ये गुणनखंड कब होगा, यदि शेषफल कितना प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है तो हम कहते हैं कि यह gx px का एक गुणनखंड है। तो यहाँ दिया है कि गुणनखंड है इसलिए हमको शेषफल को पहले ही क्या ले लेना है 0 ले लेना है। और शेषफल कैसे प्राप्त करते हैं हम, p और x के स्थान पर क्या रखना है, यहाँ +1 है इसलिए हमको x के स्थान पर क्या रखना है -1 इक्वल टू 0। अब px में जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर क्या रखना है -1, तो -1 स्क्वायर प्लस a -1 प्लस 2 इक्वल टू 0। -1 स्क्वायर मतलब कितना आएगा, 1 का 2 बार गुना करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा और माइनस की घात सम संख्या इसलिए प्लस प्राप्त होगा। जब हम प्लस और माइनस का गुना करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा, a का 1 से गुना करेंगे तो a प्राप्त होगा प्लस 2 इक्वल टू 0। -a और 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा इक्वल टू 0। -a इक्वल टू 3 को पक्षांतर कर देते हैं, +3 है, जब पक्षांतर होता है तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है तो -3, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया तो a का कितना मान प्राप्त हुआ 3। तो इस प्रकार से यदि gx px का एक गुणनखंड है तो हम एक अज्ञात राशि a का मान ज्ञात कर सकते हैं।